हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम सेल के न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इससे पहले मैं आपको सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सेल के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिल्स, स्मॉल ऑर्गन्स, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिल्स होते हैं ये अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गेनिल का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एटीपी की सिंथेसिस, और लाइसोसोम का फंक्शन है कि जो भी डैमेज पार्ट्स है उसकी डिग्रेडेशन करना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके ऊपर जो राइबोसोम अटैच्ड है, इसका फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस। इसी प्रकार जितने भी ऑर्गेनील सेल के अंदर प्रेजेंट है उनका सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनील्स जो है सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये जो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन देखता है कि कौन सा ऑर्गेनील अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है ये कंट्रोल करता है इन सारे ऑर्गेनील्स की एक्टिविटी को, ठीक है। तो न्यूक्लियस है ये एक ब्रेन की तरह काम करता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, तो हम जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका मैसेज हमें ब्रेन से रिसीव होता है। ब्रेन हमें मैसेज सेंड करता है कि तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी प्रकार जो सेल है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। तो न्यूक्लियस एक ब्रेन का काम करता है सेल के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, ठीक है। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, ठीक है। और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ होती है, ठीक है। जो ये इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है जो न्यूक्लियर लैमिना के साथ बाइंड करने में हेल्प करती है। ये अंदर वाली साइड इनर मेम्ब्रेन के साथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। जो न्यूक्लियर लैमिना होता है ये न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो उसको हेल्प करती है न्यूक्लियर लैमिना के साथ बाइंड करने में। और इसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है यहाँ पे जो राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो उसके सब यूनिट की सिंथेसिस होती है और उसी के सब यूनिट्स को ये असेंबल भी करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमेटिन आप देख रहे हो, ये कॉइल सा स्ट्रक्चर जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ये जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं न्यूक्लियस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट होते हैं सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि जो ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है ये अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। So, nucleus is a double membrane organelle that contains genetic material DNA and instructions required for cellular processes. मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है जो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, मतलब इसी के थ्रू जो है जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंट्स में से किसी मदर में या फादर में जो है ब्लू आइज़ हैं, ठीक है। मतलब आगे जो बच्चा है उसकी भी ब्लू आइज़ है, तो वो जीन्स कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, वो
अगर फादर की ब्लू आइज़ तो फादर से ट्रांसफ़र हुआ है, अगर मदर की ब्लू आइज़ तो मदर से ट्रांसफ़र हुआ है। इस प्रकार वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। और जो सेल प्रोसेसेस जो होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट मैसेज मतलब इंस्ट्रक्शंस जो चाहिए होती है वो भी इसके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है एज ए ब्रेन काम करता है सेल के अंदर, और ये स्टोर हाउस होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का। मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है उसको जो स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनील है। तो जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ एक सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस ही है जो यूकेरियोटिक को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन एनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब वो ओपनली जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियस जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? फ्रांच पावर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1802 में न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था। ठीक है, बट इसको ज़्यादा डिटेल में बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन आए उन्होंने इसको मोर डिटेल में डिस्क्राइब किया। तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन क्या कर रहे थे, वो ऑर्चिड की स्टडी कर रहे थे। ऑर्चिड एक प्लांट होता है, ऑर्चिड की स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने जो ऑर्चिड के फ्लावर्स हैं उन उसकी आउटर लेयर में एक ओपेक सा एरिया ऑब्जर्व किया उन्होंने कि एक ओपेक सा एरिया दिख रहा है, उसको उन्होंने नाम दिया एरियोला, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की एक्चुअल में डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, न्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग सेल्स में। ठीक है, कुछ एक सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लियड सेल्स। ठीक है, और कुछ सेल्स में न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बाई न्यूक्लियड सेल्स। फॉर एग्जांपल जैसे पैरामीशियम है, जो पैरामीशियम है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है। तो उसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियड सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोन मैरो के जो कुछ सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियड होते हैं, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार जो प्रोटिस्टा में जो मल्टी न्यूक्लियड सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनसाइशियल सेल्स। ठीक है, सिनसाइशियल सेल्स क्या होते हैं, जब मल्टीपल सेल्स मिलके एक सिंगल लार्ज सेल फॉर्म करते हैं और उनके अंदर जो इन सेल्स के न्यूक्लियस है वो एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस सेल को हम बोलते हैं सिनसाइशियल सेल्स। ठीक है, इसी प्रकार जो मल्टी न्यूक्लियड प्लांट और फंगल सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनोसिटिक सेल्स। सिनोसिटिक सेल्स कैसे फॉर्म होती है, जब एक सिंगल सेल का जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल न्यूक्लियड में डिवाइड होता है। ठीक है, इसी प्रकार वो मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक सेल्स। ठीक है, तो सिनसाइशियल सेल्स जो होते हैं ये मल्टीपल सेल्स से मिलकर बनते हैं, और जो सिनोसिटिक सेल्स होते हैं ये सिंगल सेल का जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड करता है। तो जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में ही क्यों प्रेजेंट होता है, मेनली ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट कुछ सेल्स होते हैं उनमें ये सेंटर को छोड़ के दूसरी जगह में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन किसके बेसिस पे डिसाइड होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए? तो जो न्यूक्लियस होता है वो मेनली सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, इसमें पेरिफेरल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उस रीजन में प्रेजेंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो लोकेशन होगी न्यूक्लियस की। तो इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किस सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होएगा, किस सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल प्रेजेंट होएगा। तो इसके बेसिस पे न्यूक्लियस की पोजीशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस एक कंट्रोलर है सेल का, जो कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को। ठीक है, न्यूक्लियस के कई पार्ट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं और कैरियोथिका भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो
न्यूक्लियस जो है उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे सेपरेट करती है न्यूक्लियस को, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करती है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, और एज अ बैरियर भी काम करती है, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही सेल के न्यूक्लियस के अंदर आने देती है और न्यूक्लियस से बाहर भेजती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम भी करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कई सब पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इन मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, एंड लैमिना और न्यूक्लियर पोर्स। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सब पार्ट्स हैं। तो पहला है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसको हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और स्टडीड होती है राइबोसोम से। जो उसका साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ जो फेस होता है मेम्ब्रेन का, जो साइटोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो उस साइड पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। आपको पता है कि राइबोसोम की सिंथेसिस जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम है उसकी सब यूनिट्स की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम की असेंबली भी होती है। राइबोसोम असेंबल भी वहाँ पे होती है और उसकी सब यूनिट की सिंथेसिस जो है न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। तो वहाँ से राइबोसोम बन के जो कुछ जो है वो न्यूक्लियस की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाते हैं और कुछ जाके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। तो जो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जैसे मैंने आपको बताया जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे यही आगे कंटिन्यूस जाती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करती है, और ये स्टडीड होती है राइबोसोम के साथ। न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, ये राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है उसकी सिंथेसिस करता है, और जो राइबोसोम की सब यूनिट्स है उसको असेंबल भी करता है और राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। तो जो राइबोसोम यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वो ये जो न्यूक्लियर पोर है इन न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, वहाँ पे जाके वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो अंदर वाली साइड जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो स्पेसिफिक होती है न्यूक्लियस के लिए, मतलब जैसे कि वो प्रोटीन्स जो बाइंड करती है न्यूक्लियर लैमिना के साथ वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिना क्या करता है, न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करके रखता है और इसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब स्टेबल करके रखता है, ठीक है। तो ये मैश वर्क होता है जो इनर मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है। कैसे, जो प्रोटीन्स इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है न्यूक्लियर लैमिना के साथ बाइंड करने में। अगला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है, सब पार्ट है, वो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है इसकी थिकनेस होती है 20 to 40 नैनोमीटर थिक होता है ये, और ये कॉन्टिन्यूस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया जो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कॉन्टिन्यूस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसी प्रकार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कॉन्टिन्यूस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमिन के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक ल्यूमिन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन रिच सिक्रेशंस प्रेजेंट होती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस में, जो कि न्यूक्लियस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नेक्स्ट सब पार्ट है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? ये चैनल्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं उनको अगर न्यूक्लियस के अंदर उनकी ज़रूरत है तो वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रही है और उनकी ज़रूरत बाहर सेल के न्यूक्लियस के बाहर है तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगी? वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगी। तो न्यूक्लियर पोर्स क्या है? न्यूक्लियर पोर्स इज अ प्रोटीन लाइन channel in the nuclear envelope that regulates the transportation of molecules between the nucleus and cytoplasm। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होती है। जो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये मल्टीपल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोरिन्स। तो जो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही न्यूक्लियस के बाहर जाने देते हैं, ठीक है, या बाहर न्यूक्लियस के अंदर आने देते हैं। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए है ये उसको ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाने देते हैं, मतलब ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स और राइबोसोमल सब यूनिट्स जो सिंथेसाइज होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो या फिर कुछ आरएनए हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? ये सारे जो है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इसमें जो हेल्प करता है वो होते हैं कैरियोफेरेंस। ये प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, उनको बोलते हैं कैरियोफेरेंस। अगर ये मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के बाहर भेजती हैं तो इनको हम बोलते हैं एक्सपोर्टेंस। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर मॉलिक्यूल्स को लेके आती है तो इनको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है। जो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स मिलके एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियर पोर्स को मिला के जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो उस एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शनली और ट्रांसलेशनली ज़्यादा एक्टिव हो। वो एरिया जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होती है और ट्रांसलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसका नेक्स्ट जो सब पार्ट है वो है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है? द न्यूक्लियर लैमिना इज़ अ फिलामेंटस प्रोटीन मैश वर्क एट द इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटिन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर लैमिना है ये इंटरफेस क्रिएट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन के बीच में, जो सपोर्ट करता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। मैंने आपको बताया कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है उसको न्यूक्लियर लैमिना के साथ बाइंड करने में। तो ये न्यूक्लियर लैमिना के साथ बाइंड होता है तो न्यूक्लियर लैमिना क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो ये न्यूक्लियर लैमिना होता है ये लैमिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। लैमिन प्रोटीन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होती है और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस में और वहाँ पे जाके न्यूक्लियर लैमिना की फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को। न्यूक्लियर लैमिना जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियस का जो सेकेंड पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जिस प्रकार सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म की डिस्कवरी जो स्ट्रैसबर्गर ने 1882 में करी थी। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये प्रोटोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म की तरह न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, उनको सस्पेंड करके रखता है मतलब। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वाटर या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, डिसॉल्व्ड आयंस, एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एज अ सस्पेंडिंग सब्सटेंस होता है जो सस्पेंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको होल्ड करके रखता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस प्रकार साइटोप्लाज्म सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स को मतलब होल्ड करके रखता है, उनको उनके स्पेस पे रखता है, उनकी जगह पे मेंटेन करके रखता है, उसी प्रकार जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी साइटोप्लाज्म की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है।
जो साइटोप्लाज्म है वो सेल की शेप को और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होती है। क्रोमेटिन की डिस्कवरी वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी 1880s में। क्रोमेटिन क्या है? मिक्सचर है डीएनए और प्रोटीन का जो फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स। आपको पता है भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं या ह्यूमंस हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिन से मिलके बनते हैं। मतलब क्रोमेटिन क्या है? डीएनए और प्रोटीन का एक मिक्सचर है जो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है ह्यूमंस और हायर ऑर्गेनिजम्स में। सो क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो जो हिस्टोन बाइंड डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करते हैं तो वो क्रोमोसोम फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पैक करके रखती है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल को, और उसको मतलब उसके जो स्टैंड होते हैं डीएनए के स्टैंड्स होते हैं उनको टेंगल्ड नहीं होने देती, उनको उलझने नहीं देती। इस प्रकार ये हेल्प करती है उसको बाइंड करने में, मतलब उसको एक साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। तो डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह अपीयरेंस देता है। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है और जो ये अंदर आप देख रहे हैं मान लीजिए ये बीड्स हैं। तो जो ये बीड्स हैं इन बीड्स के ऊपर जो ये डीएनए है ये रैप होता है और इस प्रकार से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में एनक्लोज हो जाता है। अब इतना लंबा जो डीएनए है उसको सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करके रखना है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको एक पैक्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं जो हेल्पफुल होता है उसको स्टोर करने में। ठीक है, तो ये किस तरह से पैक होता है? जो ये हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर जो डीएनए है वो रैप हो जाता है और अपने आप को एक कॉम्पैक्ट कर लेता है। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन भी दो टाइप के होते हैं। जो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है मतलब टाइटली जो अरेंज है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो ये लूजली अरेंज है ये आप देख रहे हैं ये लूजली जो अरेंज है ये है यूक्रोमेटिन। ठीक है, जो ओपनली प्रेजेंट है वो यूक्रोमेटिन है, जो टाइटली कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है वो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं। अब जो क्रोमेटिन है ये इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये है हिस्टोन प्रोटीन और ये ब्लू कलर में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये है डीएनए। तो ये जो डीएनए है ये अपने आप को इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और क्रोमोसोम फॉर्म करता है। इस तरह से बाइंड करता है और इससे क्या होता है? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। जो जितने भी ह्यूमंस है या हायर ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर हम इस क्रोमोसोम को ओपन करते हैं तो इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक है, और अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये डीएनए है। जो डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो डीएनए किससे मिलकर बनता है? जीन से मिलकर बनता है। ठीक है, जीन्स को मिला के डीएनए बनता है और डीएनए से क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है। सो जो इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है? जीन की फॉर्म में। जो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम बोलते हैं जीन। फंक्शनल यूनिट है जो इस प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। इसी प्रकार जो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन जो है यही वो फॉर्म है डीएनए की जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। जिस प्रकार मान लो ये यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होनी है तो ये डिवाइड करेगा और इस प्रकार से ये अगली जनरेशन में पास ऑन होगी और इसकी जो अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वो अगली जनरेशन में पास होएगी। इस प्रकार से जो जीन्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर वो पास होती है। सो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है
वो बहुत सी प्रोसेसेस में हेल्प करता है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, और जो डैमेज डीएनए होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, इस प्रकार जो डिवीज़न होती है उसी से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो सेल डिवीज़न में क्रोमेटिन हेल्प करता है। क्रोमेटिन जो 2 टाइप का होता है, मैंने आपको बताया कि एक हीट्रोक्रोमेटिन होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है। जो हीट्रोक्रोमेटिन होता है वो टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज डीएनए होता है, मतलब जब डीएनए टाइट फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं हीट्रोक्रोमेटिन। हीट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म है डीएनए की, मतलब क्रोमेटिन की वो इनएक्टिव फॉर्म है। इसके अंदर जीन्स जो है वो इजीली एक्सप्रेस नहीं होते, क्योंकि ये इनएक्सेसिबल होता है पॉलीमरेजेस के लिए, मतलब पॉलीमरेज के लिए ये ढूंढ पाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन है वो बहुत कम होता है, अदरवाइज़ तो होता ही नहीं, बहुत कम होता है अगर होता भी है तो। और दूसरी फॉर्म है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है ये क्रोमेटिन की एक्टिव फॉर्म है, मतलब डीएनए की एक्टिव फॉर्म है। इसमें जो डीएनए होता है वो लूजली अरेंज होता है, मतलब मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पे जो डीएनए होता है वो ऐसे ओपनली अरेंज होता है, और इसमें जो डीएनए होता है वो इस तरह से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो ये यूक्रोमेटिन है ये एक्टिव फॉर्म है क्रोमेटिन की, इसमें जो डीएनए होता है वो लूजली अरेंज होता है, और यहाँ पे जो जीन्स जो है वो इजीली एक्सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल होती है पॉलीमरेजेस के लिए। मतलब जो ये जो फॉर्म है डीएनए की, क्रोमेटिन की, ये इजीली एक्सेसिबल होती है जीन्स एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब पॉलीमरेजेस के लिए ये इजीली एक्सेसिबल होती है। तो यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेस है वो इजीली हो जाते हैं। सो न्यूक्लियस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक मेम्ब्रेन लेस राउंड बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। जितने भी मतलब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक लार्जेस्ट न्यूक्लियर ऑर्गेनील है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो ऑर्गेनील्स होते हैं उनमें जो लार्जेस्ट ऑर्गेनील है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोम फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है उसकी सिंथेसिस होती है। एक्चुअल में राइबोसोम यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होता, यहाँ पे राइबोसोम की सब यूनिट्स की सिंथेसिस होती है, और सिंथेसिस के बाद उसको जो असेंबल करता है वो भी न्यूक्लियोलस से करता है, मतलब उसकी जो राइबोसोम की असेंबली है वो भी न्यूक्लियोलस के अंदर ही होती है। न्यूक्लियोलस जो होता है ये आरएनए की सिंथेसिस भी करता है और उसको स्टोर करके रखता है, कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। इसलिए जो ये न्यूक्लियोलस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में। जो सेल ग्रोथ होती है उसको ये मतलब रैपिड ग्रो करने में हेल्प करता है, प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या फिर जो सेलुलर ग्रोथ रेट है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको भी न्यूक्लियोलस ही रिस्पॉन्ड करता है। किस प्रकार से? या तो ये राइबोसोम की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देगा या फिर उसके प्रोडक्शन को स्लो कर देगा। इस प्रकार मतलब अगर प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो राइबोसोम की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, अगर कम ज़रूरत है तो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा। इस प्रकार ये रिस्पॉन्ड करता है ग्रोथ रेट को और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। सो जो ये न्यूक्लियोलस होता है इसको राइबोसोम फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम की सब यूनिट्स है उसकी सिंथेसिस होती है, आरआरएनए की सिंथेसिस होती है, और ये आरआरएनए को स्टोर करके रखता है। प्रकार से जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं और वहाँ पे वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस लोकेशन पे प्रोटीन्स को सेंड कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और जो कुछ एक प्रोटीन्स होती है जो राइबोसोम को बनाती है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस के लिए, वापस न्यूक्लियस में ट्रांसफर होती है, और वहाँ पे ये जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियोलस में आरआरएनए के साथ कंबाइन कर जाती है, और जब ये आरआरएनए के साथ कंबाइन करती है तो ये राइबोसोम बनाती है। राइबोसोम एक्चुअल में आरआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। आरआरएनए और प्रोटीन मिलके राइबोसोम की सिंथेसिस करते हैं। इस प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाके वो जो न्यूक्लियोलस के अंदर जो आरआरएनए होता है उसके साथ कंबाइन कर जाती है और राइबोसोम की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है उसकी सिंथेसिस भी न्यूक्लियस के अंदर होती है। प्रोटीन यहाँ पे ये बाहर न्यूक्लियस के बाहर सिंथेसिस होती है। तो यहाँ से जब ये ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोलस में जाके ये
असेंबल होती है और राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लियस की कौन कौन से फंक्शंस होती हैं? न्यूक्लियस क्या है? स्टोर हाउस है सेल के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर जो एक क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जो कि एक हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है। और ये जो न्यूक्लियस जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है बहुत सी सेलुलर एक्टिविटीज़ के साथ। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम की सब यूनिट सिंथेसिस होती है और असेंबल होती है। और ये सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती है वो ग्रोथ में हेल्प करती है। अब ये प्रोटीन की अगर कम सिंथेसिस होएगी तो ग्रोथ रेट कम होएगा, अगर प्रोटीन की सिंथेसिस एडिक्वेट अमाउंट में है तो ग्रोथ रेट अच्छे से होगा। तो इस प्रकार से जो ये न्यूक्लियस है ये ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल करता है, मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है। राइबोसोम की सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस में होती है। सिंथेसिस तो नहीं होती बट असेंबली न्यूक्लियस में होती है। बट माना जाता है कि राइबोसोम की जो सिंथेसिस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। और न्यूक्लियस जो है स्टोर करता है प्रोटीन्स को और आरएनए को। न्यूक्लियस हेल्प करता है कुछ सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट में, मतलब ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही न्यूक्लियस के अंदर आने देता है और न्यूक्लियस से बाहर जाने देता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है जेनेटिक मटेरियल को, मतलब टॉक्सिक कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट नहीं होने देता। इस प्रकार जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। इस प्रकार जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत से प्रोसेसेस में हेल्प करता है, जिस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ये जो सारे जो प्रोसेसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर ही परफॉर्म होती है। तो न्यूक्लियस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो कि हेल्पफुल होता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, जितनी भी सेलुलर प्रोसेसेस जो होते हैं सेल के अंदर, उनके लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो न्यूक्लियस जो है उन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या है? एक कंट्रोलर का काम करता है सेल के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।